हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको कुछ जानकार लोगों से मिलवाते हैं। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार पिछले 2 महीने से इजराइल फिलिस्तीन जंग को कवर कर रहा है। बहुत ही तफसीलात आप तक हमने पहुंचाई हैं, इजरायली मीडिया से, ईरान के मीडिया से, फिलिस्तीनी मीडिया से, सब तरफ से जो इंफॉर्मेशन आई है हम मुसलसल आप तक पहुंचा रहे हैं और जानकार लोगों से मिलकर के वो उन खबरों को गहराई से समझने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरा अपना समझना यह है कि जिसने मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स को समझ लिया या बल्कि यहाँ के इस इलाके के बदमाशों को पहचान लिया, तो मैं समझता हूं बहुत आसानी से आप दुनिया की सियासत को समझ सकते हैं। क्योंकि यहाँ पिछले 70 साल से खेल हो रहा है, मजलूमों के खिलाफ आवाज उठती है, जालिम कहता है मैं लेजिटिमेट हूं। ये कितनी अजीब बात है कि वो ये कहें, इजराइल ये कहे कि साहब हमारे वजूद को खतरा है। अगर उनसे सीधा पूछ लिया जाए कि आपका वजूद खुद गैर कानूनी है, आप फिलिस्तीन की जमीन पर बैठे हैं, तो उसका उनके पास क्या जवाब है, सिवाय इसके कि हम चूजन पीपल हैं और हमें तो हर किस्म का हक है। बहरहाल मैं उस बहस में नहीं जा रहा। आज इस जंग की क्या सूरत हाल है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान हैं राम पुनियानी जी, जो मुंबई में रहते हैं, बहुत ही जाने माने सोशल एक्टिविस्ट हैं, इतिहास को अच्छे से जानते हैं। इस इलाके को जब से फिलिस्तीन की जमीन पर ये इजराइल काबिज आकर के बैठा, उसके बाद के वाकयात आपके सामने हैं। और इस वक्त भी जिस तरह से खबरें छन छन करके आ रही हैं वेस्टर्न मीडिया और अब सोशल मीडिया से, चूंकि बहुत सी इंफॉर्मेशन आ रही है, इसलिए अब वो नहीं चल पा रहा है कि जो कुछ वेस्टर्न मीडिया कहेगा वही नैरेटिव होगा। राम पुनियानी जी, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए शुक्रिया। आप ये बताइए कि पहली बात तो ये कि क्या आपको उम्मीद थी कि 2 महीना जंग चलेगी या 2 महीने से ज्यादा जंग चलेगी? इतने छोटे इलाके में इतनी लंबी जंग, इसमें हवाई हमलों में 15 से 17 हजार तक के लोग मार दिए जाएंगे और जमीनी जंग होगी, उसमें कोई नतीजा निकलता हुआ नहीं आ रहा है। आप अब तक की जंग को देख के क्या कुछ महसूस कर रहे हैं? कोई आपका क्या ऑब्जर्वेशन है? जी, काजी भाई, पहले तो बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। और आपके सवाल का जवाब देने के पहले मैं कहना चाहूँगा कि आपने इसमें जो जिद्दोजहद की हुई है सच्चाई को सामने लाने के लिए, वो काफ़ी तारीफ़ काबिल है। खैर, अब आपका जो सवाल है कि क्या किसको उम्मीद थी ये 2 महीने चलेगी, तो वैसे देखा जाए तो इंसानियत के तौर पे तो ये जंग होना ही नहीं चाहिए था। जो शुरू में हमास ने हमला किया, वो भी एक फ्रस्ट्रेशन में किया। उसके बारे में यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल ने कहा, हमास कोई हवा में से नहीं आया। और उसका बहाना लेके जो इज़राइल लगातार जंग चलाया जा रहा है, वो मेरे ख्याल से सभी कानूनों का उल्लंघन है। आपको याद होगा कि यूनाइटेड नेशंस ने अपनी असेंबली में सीज़ फायर का प्रस्ताव पास कराया। खैर, ये बात और है कि इंडिया ने उससे एब्सटेन किया, पर वो सीज़ फायर के प्रस्ताव को भी इज़राइल ने मानने से मना कर दिया। क्योंकि आप जानते होंगे कि यूनाइटेड नेशंस ने इस वेस्ट एशिया के बारे में जितने भी रेजोल्यूशंस पास किए, वो ज़्यादातर इज़राइल के खिलाफ हैं। और इज़राइल ने एक भी रेजोल्यूशन को, प्रस्ताव को मानने से मना कर दिया, क्योंकि उसके पास अमेरिका का बैकिंग है और वो अपना जो उसका गोल है इस क्षेत्र में पूरा कब्जा जमाने का, उसके लिए एक अंधे तरीके से चल रहा है। तो उम्मीद तो थी कि भाई ये 5-7 दिन में मामला निपट जाएगा, पर ऐसा लगता है कि इज़राइल जो है, ज़ायनिस्ट जो हैं, उनके इरादे बहुत खतरनाक हैं और वो इस जंग को चालू रख के इस एरिया को काफ़ी तबाह करना चाहते हैं, ताकि इस पे उनका कंट्रोल हो सके। लेकिन लेकिन इरादे खतरनाक होना और फौजियों के मरने के लिए तैयार होना, ये 2 चीजें बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। हमने देखा है कि बहुत सी बस्तियां खाली कराई गई हैं लेबनान के नजदीक और गाजा के नजदीक, और बहुत से फौजी हैं जो इस बात को खुद कह रहे हैं कि हम एक टेररिस्ट फौज हैं। ऐसे बयानात इजरायली फौज के अंदर से निकल करके आ रहे हैं। ऐसे बेगुनाहों का कत्ल, अस्पतालों पर बमबारी, अस्पतालों पर यह इल्जाम कि इसके नीचे हमास का फौजी कमांड सेंटर है, उसके बाद कहीं कुछ ऐसा ना मिलना, यह सब होते हुए, देखते हुए दुनिया की आंखें नहीं खुल रही।
क्या है? देखिए, एक लफ्ज बनाया गया है इंटरनेशनल कम्युनिटी, जिसको अमेरिका अपनी मर्जी को ऐसे ही पेश करता है, जैसे हमारे यहाँ एक दो न्यूज एंकर हैं जो कहते हैं नेशन वांट टू नो, पर नेशन कौन सा वांट टू नो? आप अपना सवाल कीजिए। तो बिल्कुल इसी तरह से इंटरनेशनल कम्युनिटी का इस्तेमाल किया जाता है। आप इसको कैसे देख रहे हैं? ये खामोशी, मुसलसल इतने लोगों का कत्लेआम, दुनिया आंखें खुली हुई देख करके खामोश बैठी है। देखिए, दुनिया अभी आपने जैसे सही कहा कि अमेरिकन मीडिया का रोल इसमें बहुत खतरनाक है। और इसके बावजूद कि कई वेस्टर्न एशिया के कई चैनल्स सच्चाई को सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। जो अमेरिका के मीडिया का प्रभाव है, वो दुनिया में सबसे ज़्यादा पावरफुल है, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। तो अमेरिका के इस प्रभाव के चलते, क्योंकि अमेरिका एक अंधे तरीके से इज़राइल का साथ दे रहा है, तो अमेरिका के इस रवैये के चलते दुनिया में जो एक सोच बन रही है, वो अमेरिकन मीडिया के द्वारा गाइडेड होती है, अमेरिकन के मीडिया के द्वारा प्रभावित होती है। वैसे मैं आपको बताना चाहूँ कि इस जंग में जो इज़राइल ने एकदम बर्बादी की है और इंसानियत का कत्लेआम किया है, उसके खिलाफ बहुत सारे संवेदनशील, सेंसिटिव लोगों ने प्रोटेस्ट की है। अमेरिका में भी, यूरोप में भी कई जगहों पे की है, भारत में भी कई जगह पे हुई। ऐसे प्रकार की रोक को यहाँ बंदिश भी लगाई गई। तो मेरी समझ है कि जो जो लोग सेंसिटिव हैं, जो इसके बारे में गहराई से सोचते हैं, वो तो काफ़ी इसमें व्यथित हैं, काफ़ी दुखी हैं कि इस प्रकार की जंग इतने दिनों से चल रही है। पर सवाल ये है कि एक बड़ा तबका है जो मीडिया के प्रभाव में है, अमेरिकन मीडिया के प्रभाव में है। और दूसरा इसमें मैं जोड़ दूँ कि यहाँ की कई जो ताकतें हैं, जो जैसे ज़ायनिज़्म है, वैसे यहाँ हिंदू धर्म के नाम पे जो राजनीति करते हैं, वो भी इस लड़ाई में ज़ायोनिस्ट के साथ हैं। और उनका भी प्रभाव भारतीय मीडिया की अगर बात देखे जाए, भारतीय सोच की बात देखे जाए, भारतीय टेलीविज़न मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, इसके माध्यम से उनका जो प्रभाव है, उसके चलते यहाँ भी सोच जितनी जितना हृदय द्रवित होना चाहिए था, हार्ट मेल्ट होना चाहिए था इतनी हैवानियत पर, उतना यहाँ भी नहीं हो पा रहा। पर फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग हैं जो इसके बारे में जागरूक हो रहे हैं और जगह-जगह मीटिंग्स कर रहे हैं, इसका प्रतिरोध कर रहे हैं। और अमेरिकन मीडिया के फैलाए हुए झूठ के बावजूद, क्योंकि सच्चाई अभी आ रही है, अभी दूसरा अल्टरनेटिव मीडिया भी खड़ा हो गया है, उसके कारण जो सच्चाई आ रही है, तो उसके चलते बहुत सारे ग्रुप्स, बहुत सारे संगठन और बहुत सारे लोगों में ये बात, सच्चाई उनके पास पहुंच रही है। और इस सच्चाई के चलते वो फ़लस्तीनी लोगों का समर्थन देने के लिए प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपनी आवाज़ जगह-जगह पे उठा रहे हैं। अच्छा, जिस तरह से हमने, जैसे अभी जिक्र हुआ इंटरनेशनल कम्युनिटी, अमेरिका अपने तरीके से डिफाइन करके और अपने मकसद हासिल करने की कोशिश करता है। इसी तरह से एक वर्ड है जिसका बहुत यूज या मिसयूज जो भी कहें, वो तो हमारे दर्शक फैसला करेंगे और बातचीत सुनने के बाद शायद कोई फैसला करेंगे। ये जो टेररिज्म का लफ्ज है, इस टर्मिनोलॉजी को क्या डिफाइन नहीं किया जाना चाहिए? क्या जो लोग अपने देश की जमीन पर कब्जे के खिलाफ खड़े हैं, क्या वो टेररिस्ट हैं? या जो कब्जा करके बैठा हुआ है, जो 15-20 हजार लोगों को 2 महीने के अंदर कत्ल कर देता है, वो टेररिस्ट है? क्या इस पर कभी बहस नहीं होनी चाहिए? क्या मीडिया के लोग जो किसी को भी टेररिस्ट कह देते हैं या कुछ सरकारें कह देती हैं, इस पर कहीं रोक नहीं लगनी चाहिए क्या? तो देखिए, जहाँ तक टेररिज्म का सवाल है, आतंकवाद का सवाल है, ये एक प्रक्रिया रही है जो कई मजलूम लोगों ने, जब उनको अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं मिलता, तो उसके लिए वो करते हैं। 2 प्रकार के टेररिज्म होते हैं। एक तो जब मजलूम लोग जब उनको लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति, डेमोक्रेटिक एक्सप्रेशन नहीं मिलता, तो वो हथियार उठाते हैं। जैसे आप आयरिश रिपब्लिकन का आर्मी का देखिए, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलाम का देखिए, एक वो टेररिज्म मुख्य रूप से है। दूसरे प्रकार का टेररिज्म जो खड़ा किया गया था अमेरिका द्वारा, मुजाहिदीन, तालिबान, वो तो जानबूझ के अमेरिका ने खड़ा किया था। तो टेररिज्म ये है। अब जहाँ तक पैलेस्टीन का सवाल है, वहाँ तो ज़ायोनिस्ट लोगों ने आके इज़राइल बनाया, क्योंकि सभी यहूदी तो उसके भी सपोर्ट में नहीं थे। और उन्होंने पूरी तौर से पैलेस्टीनियंस के जो राइट्स हैं, उन पर एक प्रकार से नाकाबंदी की,
उन पर अलग अलग प्रकार से अत्याचार किए। तो इसीलिए जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि जो ये हमारे यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो, उन्होंने इस बात को कहा कि हमास कोई वैक्यूम में से नहीं आया है, ये तो परिस्थिति में से बना है। और पैलेस्टीनियन लोग तो अपने अधिकार को, अपनी ज़मीन को, ज़मीन क्या, ज़मीन तो उनकी ज़्यादा से ज़्यादा छिन गई है, अपने वजूद को बचाने के लिए ही खड़े हैं। और जहाँ तक ज़ायोनिस्ट हैं, ज़ायोनिस्ट लोग इस एरिया पर पूरा पूरा कब्जा, बाहर से आए हैं, बस गए हैं, और जो प्रकार का वो अत्याचार कर रहे हैं, वो तो खुलेआम टेररिज्म है। इसमें बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं, इसमें निहत्थे लोग मारे जा रहे हैं, इसमें जैसे आपने कहा हॉस्पिटल और दूसरी जगह रिफ्यूजी सेंटर्स पे भी इस प्रकार के हमले हुए हैं। तो यहाँ तो एक क्लियर कट केस है कि ज़ायोनिस्ट स्टेट ये टेररिस्ट का रोल प्ले कर रहा है, ये आतंकवादी का रोल प्ले कर रहा है, और अपने इन तरीकों से वो मेरे ख्याल से पूरी इंसानियत को शर्मिंदा कर रहा है। वो अपने तरीकों से बिल्कुल बेलगाम हो गया है, क्योंकि अमेरिका उसके साथ पीछे खड़ा है, तो वो एकदम बेलगाम हो गया है। और इसलिए जो पूरी इंसानियत की आवाज़ यूनाइटेड नेशंस के रिजोल्यूशन के रूप में आई कि सीज फायर कीजिए, लड़ाई बंद कीजिए, उसके भी विरोध में खड़ा रहा, उसका भी वो इस प्रकार से करता रहा। तो पैलेस्टाइन के मामले में तो ज़्यादा चर्चा का विषय नहीं है। इसमें जो ज़ायनिस्ट इज़राइल का रोल है, वो बहुत ही खतरनाक है, और वही रोल है जिसके कारण आज वहाँ इंसानियत शर्मिंदा हो रही है। अच्छा, ये इंसानियत शर्मिंदा हो रही है, इसके बावजूद जिस किस्म के हालात नज़र आ रहे हैं, इसमें इसमें क्या क्या कोई इलाके के मुल्क, जो अरब मुल्क, जो अपने आप को मुस्लिम मुल्क कहते हैं, हालांकि इसमें मुस्लिम और जीविश का मामला नहीं है, ये तो इंसानियत का मामला है, और पूरी दुनिया के जो इंसान है, वो किसी भी मजहब के लोग हों, हत्ता के जो मजहब को नहीं मानते, एथीस्ट हों, वो भी क्या उनको इन बेगुनाह लोगों के कत्लेआम पर हमदर्दी नहीं करनी चाहिए? क्या है ये जो दोहरा रवैया? अगर अगर इजराइल के 10 भी मरते हैं और उधर के 100 भी मर जाएं, तो इन 10 की तकलीफ ज्यादा बताई जाती है, उन 100 के बारे में जिक्र भी करना नहीं चाहते। इसको किस तरह से ये द्वंद्व जो फैलाया जाता है, उसको कैसे साफ किया जाए? देखिए, ये द्वंद्व ऐसा है कि जो कई कंट्रीज हैं वेस्ट एशिया की, उन्होंने कई प्रकार से अमेरिका से या इजराइल से एक समझौते की नीति अपनाई है, जिसके चलते वो इतनी मजबूती से इंसानियत की बात को और पैलेस्टीनियंस के दर्द को समझ नहीं रहे, या उसके बारे में खड़े नहीं रहना चाहते। जहाँ तक दूसरे धर्म, ये मेरे ख्याल से मज़हब का इश्यू तो है ही नहीं, इसे मज़हब कहीं इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि अगर मैं आपको बताऊँ तो पैलेस्टीनियंस में कई यहूदी भी थे, क्रिश्चियंस भी थे, तो वो सब लोगों को इसमें तकलीफ हुई है। और आज दुनिया में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वो मैं फिर से इसको रिपीट कर रहा हूँ कि वो इज़राइल के खिलाफ जो आंदोलन हो रहे, उसमें बहुत सारे यहूदी भी भाग ले रहे, और एथिस्ट तो भाग लेंगे ही। मेरी जो जो समझ है एथिस्ट के बारे में, वो धर्म से परे जाके सोचते हैं, और इंसानियत के बारे में सबसे ज़्यादा सोचते हैं, वही एथिस्ट हो सकता है। किसी एक धर्म के साइड में लेके वो अगर नज़रअंदाज करे हकीकत को, तो वो तो उसको तो मैं एथिस्ट मानूंगा ही नहीं। मतलब सवाल यहाँ इंसानियत का है, और इसको मज़हब के रूप में जो इज़राइल दिखाता है, या अमेरिकन मीडिया बताता है, या भारत का एक बड़ा मीडिया इसको धर्म के आधार पर प्रस्तुत करता है, ये भी एक शर्म की बात है कि भारत का एक बड़ा मीडिया इसको पूरे अमेरिका और इज़राइल के नक्शे कदम पर चलकर, क्योंकि इसमें ज़्यादा तकलीफ मुसलमानों को हो रही है, भारत के इस्लामोफोबिया को इससे बढ़ोतरी मिल सकती है, इसलिए वो लोग जो इस प्रकार की पॉलिटिक्स करते हैं, वो यहाँ इसके पीछे ज़्यादा खड़े हैं। ये भी एक हमारे लिए शर्म की बात है। अच्छा, अब ये जो हालात बदले हैं, ये जो 2 महीने की जंग हुई है, इससे एक नतीजा तो मैं समझता हूं ये निकाला जा सकता है कि अब 1957 या 1973 नहीं है। अब इजराइल ये कहते हुए, ये नैरेटिव बनाए जाने के बावजूद कि वो ऐसी फौज है जिसको कोई नहीं हरा सकता, वो नैरेटिव तो अब खत्म हो गया 7 अक्टूबर के बाद। अब जिस तरह से रेजिस्टेंस इस इलाके में बढ़ी है, खासतौर पर ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद में, इस पूरे इलाके में जिस तरह से लेबनान में हिजबुल्लाह, गाजा में जिहाद इस्लामी और हमास,
इराक में हजदल शाबी, यमन में हूथी, ये जो एक रेजिस्टेंस की ताकत बढ़ी है, क्या आपको कोई उम्मीद जगी है कि फिलिस्तीनियों का कोई भला हो पाएगा? देखिए, मैं इसमें दूसरी बात भी कहना चाहता हूँ कि जब लैंड पे लड़ाई होती है, तो ये जो आक्रामक ताकतें होती हैं, उनको ज़्यादा सफलता मिलना संभव नहीं होता। क्योंकि ज़मीनी हालात में लोग उनके खिलाफ हैं और परिस्थितियाँ उनके खिलाफ होती हैं। उसका सबसे बड़ा मैं उदाहरण देना चाहूँगा, जब अमेरिका ने वियतनाम पे आक्रमण किया था, तो अमेरिका की फ़ौजों को भी मुँह की खानी पड़ी और उनको भी वहाँ से निकलना पड़ा। तो लैंड वॉर का जहाँ तक सवाल है, उसमें इज़राइल की सफलता का तो मैं कोई चांस देखता नहीं हूँ। मुझे मुझे लगता नहीं है कि इज़राइल लैंड वॉर में कहीं भी आगे जा सकता है। और जो दूसरे आपने बताया रेजिस्टेंस ग्रुप जो उस एरिया में आए हैं, निश्चित रूप से वो पैलेस्टीनियंस की मदद के लिए पैलेस्टीनियंस की साइड से अगर आएँ, तो मेरे ख़्याल से इज़राइल को काफ़ी ज़मीन पे ज़मीनी लड़ाई में काफ़ी मुँह की खानी पड़ेगी। इस मुंह की खानी वाले हालत में वो जो पूरी दुनिया में एक तबका पैदा हुआ हुकूमतों का, जिसने इजराइल को आका मान लिया था, जी, जो जो वहां से खुफिया मालूमात इकट्ठा करने के लिए पेगासस और ये इस किस्म के सॉफ्टवेयर लेकर के समझ रहे थे कि वो 007 हो जाएंगे, जमीन के अंदर और दीवार के पार देखने लगेंगे। वो वही एजेंसियां बॉर्डर के उस तरफ ना देख सकी और वो रेत की दीवार की तरह से ढह गया। ये जो आका की तलाश थी, क्या किसी नए आका की तलाश होगी इजराइल के इतने कमजोर साबित होने के बाद? देखिए मुझे लगता है कि अभी कोई नया आका वहाँ नहीं आ सकता। ये इज़राइल का जो आपने कहा कि वो समय नहीं है कि जब इज़राइल खुद को मानता था और कई लोगों को लगता था कि इज़राइल को हराया नहीं जा सकता। अभी नई परिस्थिति में दूसरा कोई इस प्रकार की ताकत वहाँ उभरना वो भी मुझे संभव नहीं लगता, वो नहीं होने वाला। होने वाला यही है कि अगर इज़राइल इसमें आगे चला, ज़ायोनिस्ट इसमें आगे चले, तो उनको पीछे हट करनी पड़ेगी क्योंकि एक तो पैलेस्टीनियन लोगों का खुद का जो रेज़िस्टेंस है और उनको मदद के लिए जो आपने बहुत सारे ग्रुप्स का नाम लिया, इन सबको अगर हम मिलाएँ, तो एक संभावना बनेगी कि इज़राइल इस प्रकार से आगे अभी नहीं बढ़ सकता। ये उसका फाइनल पॉइंट आ गया है, जहाँ उसको पीछे पीछे जाना पड़ेगा और दूसरा कोई आका उसकी मदद करेगा, ऐसा अभी पॉसिबल नहीं है, ऐसा संभव नहीं लगता मुझे। अच्छा, पुनियानी जी, भारत की जनता और भारत की सरकार, अब से पहले की सरकारें, उनका फिलिस्तीनियों के साथ हमदर्दी का रुख रहा है। जी, इस बार हुकूमत की सख्ती की वजह से बहुत जगहों पर प्रोटेस्ट नहीं हो सके, बहुत लोग बयान भी नहीं दे सके डरे हुए, और इस हद तक भी खबरें आई कि मस्जिदों के इमामों तक खुफिया महकमे के लोग जाकर के उन्होंने कहा कि दुआ भी नहीं करानी है फिलिस्तीनियों के हक में। तो जी। ये इस हद तक लेकर के आ गए कि फिलिस्तीन के हक में कोई आवाज ना उठे। क्या आपको लगता है कि आने वाले वक्त में इसी परत के ऊपर दूसरी परत रखी जाएगी और फिलिस्तीनियों को पूरी तरह से भारत के लोग भूल जाएंगे? नहीं, मुझे मुझे नहीं लगता कि भारत के लोग उनको भूल जाएँगे क्योंकि भारत की अगर आप अवाम में देखिए, तो महात्मा गांधी वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पैलेस्टीनियनों के हक की बात की। और तो और मैं यहाँ तक बताऊँ कि अटल बिहारी वाजपेयी का भी एक क्लिप मैंने देखा, जहाँ वो बोल रहे हैं कि इज़राइल को पैलेस्टीन की ज़मीन खाली करना चाहिए। ये मैंने खुद एक वीडियो क्लिप चल रहा था उनका। और जहाँ तक जो डोमिनेंट है, जो ज़्यादा प्रभावशाली लोग हैं, वो इज़राइल का और ज़ायनिस्ट का पक्ष ले रहे हैं। पर बड़ी जनता में पैलेस्टीनियन लोगों के साथ पैलेस्टीनियन लोगों के साथ जुड़ के उनके अधिकारों की बात करने के लिए, उनके दर्द के साथ सहभागी होने की बहुत बड़ी भावना है। तो भले ही सरकार क्योंकि ये सरकार को इस्लामोफ़ोबिया बढ़ाना है, इस प्रकार की राजनीति को इस्लामोफ़ोबिया बढ़ाना है और वो पैलेस्टीन को एक अंधे प्रकार से समर्थन दे रहे हैं। पर जनता के बीच में उस प्रकार का सेंटिमेंट बढ़ नहीं सकता क्योंकि यहाँ जो हमारी ट्रेडिशन रही है, महात्मा गांधी से लेके तो नेहरू और फिर इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी तक पैलेस्टीनियंस की आवाज़ को उठाने के लिए उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण काम किया है और वो मेरे ख़्याल से एक प्रकार से यहाँ के अवाम में जो पैलेस्टीनियंस का दर्द है, जो समझने की वो टेंडेंसी है, वो अभी भी है, ऐसा मुझे लगता है। अच्छा, इन हालात में जबकि प्रोटेस्ट होने पर रोक लगाई जा रही है,
कहीं कहीं परमिशन मिल जाती है, कहीं कहीं कोई मीटिंग हो जाती है। ऐसे वक्त में लोगों को आप क्या मशवरा देंगे कि वो फिलिस्तीनियों के मजलूमों के साथ किस तरह से हमदर्दी जता सकते हैं? क्या तरीका अपनाया जाए कि हमारी सरकार भी नाराज ना हो और बात भी हो जाए, कम से कम दुनिया के सामने बात रखी जा सके? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है। इसमें 2-3 चीज़ें की जा सकती हैं। एक तो पैलेस्टीनियंस की मदद के लिए जो ह्यूमन एड है, जो हेल्थ की चीज़ें हैं, जो उनके न्यूट्रिशन की चीज़ें हैं, स्वास्थ्य के लिए, उनके खाने-पीने की चीज़ों के लिए जितना डोनेशन दिया जाए, जितना उसमें योगदान दिया जाए, वो एक बहुत अच्छा तरीका है। दूसरा, हमारे यहाँ से मेरे ख़्याल से अब वक़्त आ गया है कि कुछ पिटिशन्स जारी हों सिटिज़न्स के द्वारा, एमिनेंट सिटिज़न्स के द्वारा, जो हमारे प्रबुद्ध लोग हैं, वो change.org पे या दूसरी जगह पे जॉइंट पिटिशंस लिखें कि इज़राइल ज़ायनिस्ट इज़राइल के जो आक्रमण है पैलेस्टीनियंस के खिलाफ, हम उसका विरोध करते हैं और शांतिपूर्ण तरीके से मीडिया का जो तबके तक ये पहुँच सकता है, फेसबुक के माध्यम से या बाकी चीज़ों के माध्यम से, हम उनको करने की कोशिश करें। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है मेरे ख़्याल से। तो क्योंकि सरकार है, वो प्रोटेस्ट की अनुमति नहीं देती, बहुत सारी मीटिंग्स की अनुमति इसने विथड्रॉ कर ली है। तो कम से कम ये तरीका हमारे पास है कि सोशल मीडिया के माध्यम से ज़्यादा सक्रिय हों और उनको जो मदद है हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए और उनके भोजन वगैरह के लिए, वो जितनी मदद के लिए हम डोनेशन दें, वो उतना एक महत्वपूर्ण योगदान होगा। जी, जी, बहुत-बहुत शुक्रिया बहुत-बहुत शुक्रिया राम पुनियानी जी, आप हमारे लिए वक़्त निकाल लेते हैं, हमें वक़्त दे देते हैं, उसके लिए हम शुक्रगुज़ार हैं। मैं अपने दर्शकों को बता दूँ कि बहुत ही परिपक्वता जिसे कहना चाहिए, बहुत ही मैच्योर अंदाज़ में अपनी बात पूरी मज़बूती से रखते हैं और उसमें कहीं कोई एक लफ्ज़ का भी ऐसा झोल नहीं होता, जिसे कहीं कोई ये कहा जा सके कि नहीं ये कोई बात गैर ज़रूरी थी। राम पुनियानी जी को आपने नेशनल इश्यूज़ पर, इंटरनेशनल इश्यूज पर आपने सुना होगा, खास तौर पर आरएसएस का जो हिंदुत्व वाला जो एजेंडा है, उस पर आप काफ़ी मज़बूती से बात रखते हैं और मुल्क के अंदर जो नफ़रत की सियासत की जा रही है, उसके खिलाफ भी आप बहुत ही मज़बूती से अपनी बात रखते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया राम पुनियानी जी, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।